हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वपरागण के बारे में। ठीक है, देखिए पिछले वीडियोज में आपने और हम सभी ने पढ़ा था कि परागण क्या होता है। परागण के हमने प्रकार देखे थे, तो जिसमें से हमने स्वपरागण भी पढ़ा था, उसी का आज इस वीडियो में हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करने वाले हैं। मतलब कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि स्वपरागण के लिए अनुकूलन और स्वपरागण से क्या हानि होती है, क्या लाभ होते हैं, इत्यादि सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ही नहीं। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे अब हम सबसे पहले देखेंगे स्वपरागण के लिए अनुकूलन। स्वपरागण के लिए क्या होता है? अनुकूलन। अनुकूलन देखिए, स्वपरागण में आपने भी पढ़ा था, समझ में आ गया रहा होगा कि भाई देखिए स्वपरागण में क्या होता है। एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें स्वपरागण होगा, मतलब क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है स्वपरागण के लिए। तो सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ती है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प। ठीक है भाई, देखिए मान लीजिए कि ये पुष्प है। ठीक है, ये आपका क्या है? पुष्प है। ठीक है, ये आपका क्या भैया? का भैया पुष्प है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये द्विलिंगी पुष्प होगा तभी इसमें स्वपरागण होगा, नहीं तो द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? वह पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों हो। जैसे ये देखिए, ये सरसों का पुष्प है, इसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं। नर और मादा दोनों भाग होते हैं। ये आपका ये हिस्सा क्या कहलाता है? स्त्री केसर, और ये हिस्सा क्या कहलाता है? पुंकेसर। ठीक है, अब द्विलिंगी पुष्प का मतलब समझ में आ गया ना कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिसमें वह पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं। कुछ पुष्प एक लिंगी होते हैं, जैसे जो पपीता का पुष्प होता है एक लिंगी होता है, खजूर का भी पुष्प एक लिंगी होता है। समझ में आया ना? उसके पौधे में केवल ये भाग पाया जाएगा, नर वाले में केवल ये नर भाग पाया जाएगा और मादा वाले में केवल ये भाग मादा पाया जाएगा। तो जब नर और मादा युग्मक मिलेंगे तभी निषेचन होता है, बीज बनते, नहीं तो नहीं बनते। गांव में आपने भी देखा होगा कि जो पपीता होता है, नहीं कुछ पौधे होते हैं पपीते के जिनमें फल नहीं लगता, तो गांव में उसे कहते हैं भैया ये देखो नर है इसलिए इसमें फल नहीं लगता। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया ना कि एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प होते क्या है। तो अब हम देखते हैं कि द्विलिंगी पुष्प होना क्यों जरूरी है स्वपरागण के लिए, ऑटोगैमी के लिए। देखिए, अगर द्विलिंगी पुष्प होगा तभी तो भाई यहां से परागकण निकल करके यहां तक पहुंचेंगे, है कि नहीं? नहीं तो दूसरे पौधे से अगर परागकण आएगा दूसरे पुष्प से, वो तो परपरागण हो गया, है कि नहीं? तो पहली चीज की क्या जरूरत है? द्विलिंगी पुष्प का होना अनिवार्य है, तभी स्वपरागण होगा। मतलब अनिवार्य का मतलब ये भी एक जरूरत होती है स्वपरागण की। समझ में आ गया होगा। दूसरा और क्या चीजें जरूरी है? नर तथा मादा भाग का नजदीक स्थित होना। नजदीक स्थित होना। नजदीक स्थित होना। अब इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, स्वपरागण तो आपको पता ही है कि एक ही पुष्प के जब परागकण, मान लीजिए कि ये एक पुष्प है, कोई है ही नहीं, कोई पुष्प नहीं, अगर इसी का परागकण निकल करके यहां तक पहुंचता, वही प्रक्रिया स्वपरागण। तो लेकिन अगर मान लीजिए कि ये कैसे पहुंचते हैं भाई? परागण की क्रिया हमने पिछले वीडियोज में भी बताया कि भाई परागण कैसे होता है।
किसी कीट के द्वारा होगा या किसी पक्षी के द्वारा होगा, मतलब किसी जीव के द्वारा होगा। सीधा सीधा कीट भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है ना, कोई पक्षी हो सकती है, कोई चींटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या तो वायु के द्वारा होगा, वायु हो सकती है, हवा चला तो मान लो ये यहां से यहां चला, या तो फिर हो सकता है कि हवा के साथ साथ जल से भी होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये दोनों दूर दूर स्थित होंगे, भाई देखिए अगर ये नजदीक स्थित है तो मान लीजिए हवा चली तो भी तो यहां से परागकण उड़ करके यहां जा सकते हैं, जा सकते हैं नहीं जा सकते, अगर चले गए तो हो गया स्वपरागण। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये यहां तो हवा के वजह से हो गया ऐसे करके। दूसरी चीज, कभी कभी पराग, ये जो पुंकेसर होते हैं ये क्या होते हैं कि वर्तिकाग्र से ऊपर स्थित होते हैं। तो यहां से परागकण जब निकलते हैं, मान लीजिए परिपक्व हो गया, फूटता है, तो कोई चीज नीचे गिरती है कि ऊपर जाती है। मान लीजिए एक आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ में से आम पक गए तो वो नीचे आएगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से मान लीजिए परिपक्व हो गया परागकण, अब यहां से परागकोश फूटा तो यहां से क्या निकले, परागकण। अब ये परागकण निकल के ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर गिरे तो हो गया स्वपरागण। अगर यही चीज मान लो ये फिर यहां पर स्थित होता, मान लीजिए कि ये पुंकेसर का हिस्सा यहां पर स्थित होता और ये परिपक्व होता, तो कहां गिरते, सीधे जमीन पर जा सकते थे या कहीं जा सकते थे। तो क्या स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती या नहीं, नहीं होती, क्योंकि यहां तक तो पहुंचा ही नहीं। तो ये चीज समझ में आ गया ना कि नर तथा मादा भाग का नजदीक स्थित होना, जब नजदीक स्थित होते हैं तभी स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती, नहीं तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं, कहने का मतलब है कि नहीं। ये चीज, और क्या चीजें जरूरी है, एक आवश्यकता और होती है अनुन्मील्य पुष्प। अब ये कैसे पुष्प होते, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अनुन्मील्य पुष्प, ये काफी पूछा जाता है। अनुन्मील्य पुष्प, अनुन्मील्य एक उन्मील्य पुष्प होते हैं, अनुन्मील्य पुष्प होते हैं। अनुन्मील्य पुष्प का मतलब ऐसे पुष्प जिन पर आवरण होता है। मान लीजिए कि भाई ये पुष्प है, ठीक है, मान लीजिए ये पुष्प है, और ये परागकण कोश है। ठीक है, अगर ये बाय कभी कभी देखो जब पुष्प कली अवस्था में होता है, कली का मतलब जो छोटा होता है तो ऊपर से बंद रहता है कि नहीं, तो मान लीजिए इनके ऊपर बाह्य दल का आवरण लगा है, ऐसे दल पुंज से मतलब ढका है, बंद है, तो भी तो ऐसा हो सकता है कि यहां से परागकण, क्योंकि भाई देखिए दूसरे पुष्प से तो यहां पर अब आ नहीं पाएंगे क्योंकि बंद है पुष्प, परागकण तो आ नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो भी क्या हो सकता है कि स्वपरागण हो सकता है, मतलब अगर कोई पुष्प अनुन्मील्य पुष्प है तो उसमें स्वपरागण हो सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पुष्प पूछा जाता है बोर्ड में भी और कई सारे एग्जाम में भी कि अनुन्मील्य पुष्प किसे कहते हैं। तो ऐसे पुष्प जिनका ऐसे पुष्प जिनका वर्तिकाग्र एवं पुंकेसर दल पुंज से ढके होते हैं, है कि नहीं, आवरण में होते हैं, मतलब बंद रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अनुन्मील्य पुष्प कहा जाता है। समझ आ गया ना, ये जरूरी चीज है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बोर्ड के हिसाब से भी। ये तेरी चार टूट गई, अनुन्मील्य पुष्प समझ आ गया ना, मतलब कुछ नहीं, सिंपल ऐसे पुष्प जिन पर आवरण लगा होता है, दल पुंज का आवरण हो सकता है कि नहीं, ये चीज तो ये भी समझ में आ गया। और क्या क्या चीजें हैं, एक चौथी एक और चीज है, वो क्या है, समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, समकाल, सम का मतलब क्या होता है, समान, काल का मतलब क्या होता है, टाइम, समय, पीरियड, है कि नहीं। पक्वता का मतलब परिपक्वन से है, मतलब परिपक्व, समझ रहे हैं आप, है कि नहीं, पूर्ण परिपक्व हो जाता है,
मैच्योरिटी से, मैच्योर होना है कि नहीं। तो समकाल परिपक्वता मतलब अगर एक ही समय पर ये स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों परिपक्व होंगे तभी स्वपोषण होगा, है कि नहीं। मान लीजिए कि भाई ये पुंकेसर का परागकण परिपक्व हो गया और ये जा करके यहां पर गिर गया, ये मान लीजिए परागकण है, पोलन ग्रेन इंग्लिश में बोलते हैं, ये यहां पर गिर गया, तो स्त्री केसर तो परिपक्व है ही नहीं, तो वो इसको अंदर नहीं जाने देगी क्योंकि उसे जरूरत नहीं है अभी, तो भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि ये परिपक्व ये अगर मान लीजिए परिपक्व नहीं हुआ और ये परिपक्व हो गई तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है कि नहीं, दोनों जब समान टाइम पर पकेंगे, समान टाइम पर परिपक्व होंगे तभी तो होगा। मान लीजिए कि अब एक स्थिति ऐसी है कि ये भी परिपक्व है, इसका भाई यहाँ पर मादा युग्मक बनके तैयार है पूरी तरह से, नर युग्मक का इंतजार कर रहा, और यहां से पराग कण भी परिपक्व हो चुका है, तो वो जैसे ही पराग कोश फटेगा, फूटेगा, स्फुटन होगा, पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे और ये तुरंत, ये चीज, एक चीज और ध्यान देना, वर्तिकाग्र ये ना, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये सरसों का पुष्प है तो ये आम के परागकण को रिसीव कर लेगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज क्वेश्चन आता है मन में कि क्या यार सरसों के पेड़ पे हमेशा सरसों का ही परागकण जाता है क्या? ऐसा तो होता नहीं भाई, मक्खियां हैं जो, या फिर मधुमक्खियां, ऐसा तो है नहीं भाई वो बांटे हैं पुष्प में कि भाई सरसों के पुष्प पर हम जाएंगे केवल, ऐसा तो होता नहीं। वही मधुमक्खी सरसों के पुष्प पर भी बैठती, वही आम के पुष्प पर भी बैठती। हो सकता है परागकण आम के पुष्प का अगर यहाँ पर लाके छोड़ दे तो क्या है, सोचने की बात है कि नहीं। मन में आता है यार तब क्या होगा, तो इससे एक नया जीव उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अगर मक्खी गई, मधुमक्खी गई, मक्खी निकल रहा बार बार से मुंह से, अगर मधुमक्खी गई या गया, ठीक है, अगर जाकर के उसने आम के पेड़ के परागकण ला के सरसों के पेड़ पर छोड़ दिए तो क्या होगा, तो फिर भैया ये वर्तिकाग्र क्या करेगी, ये पहचानती है, ऐसा थोड़ी सभी को अंदर आने देगी, है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ये फिर क्या करेगी, पहचानेगी और उस मतलब कुछ केमिकल्स यहां से रिलीज होते हैं, ठीक है, मतलब कि ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी और ये क्या करेगी, वर्तिकाग्र पहले परागकण को पहचानेगी अगर केमिकल्स के जरिए, ठीक है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। अगर वो केमिकल्स मैच खाते हैं परागकण को, अगर वर्तिकाग्र पहचान पाती है, तभी परागकण अंदर जा सकता है, मतलब वर्तिकाग्र अनुमति देगी कि भैया तुम जा सकते हो, तुम हमारे अपने हो, तभी फिर से निषेचन होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। समझ में आ गया ना, मतलब अगर किसी दूसरे पौधे का परागकण, आम के पौधे का परागकण सरसों के पौधे के पुष्प पर चला जाए तो क्या होगा, समझ में आ गया होगा अब आपके। तो मैं समकाल परिपक्वता बता रहा था, ये तो समझ में आ गया ना। अब समकाल परिपक्वता, मान लीजिए समान समय पर परिपक्व हुए तो ये यहां पर जाएगा और परिपक्व हो जाएगा, मतलब निषेचन, फिर ये अंदर चला जाएगा और निषेचन हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें जरूरी थी, ये स्वपोषण के लिए अनुकूलन था कि भाई अगर स्वपोषण नहीं, स्वपरागण, ऑटोगैमी के लिए अनुकूलन, ये चीजें जरूरी होती, तभी उसमें स्वपरागण होगा, नहीं तो परपरागण हो सकता है। भाई द्विलिंगी पुष्प अगर एक लिंगी होगा तो भाई इसको तो खुद ही जरूरत है कि कोई लाके दे दो मुझे। अगर ये नर युग्मक है तो मादा युग्मक आना चाहिए, सामान्यतः नर मादा युग्मक के अंदर ही तो बीज का निर्माण होगा, नर के अंदर थोड़ी होता है। तो नर युग्मक दूसरे मादा युग्मक तक पहुंचने का प्रयास करती है, ठीक है। दोनों नजदीक होने चाहिए, दूर दूर होगा तो फिर से परपरागण के चांसेस हो सकते हैं। अनून मिलिय पुष्प मतलब ऐसे पुष्प जिन पर आवरण होता है, ठीक है। समकाल परिपक्वता, समान समय पर पकना जरूरी है कि नहीं, नहीं तो इसके खराब हो जाएंगे, पता लगेगा कि अभी अब तैयार हुआ, दूसरा जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से अब आपने स्वपोषण के लिए अनुकूलन देख लिया कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि आवश्यक हैं
स्वपोषण निकल रहा, बार बार ध्यान दीजिएगा, आप लोग गलती हो रही मुझसे। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें स्वपरागण हो सकता है, समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्वपरागण से आखिर क्या हमें लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग उसे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं स्वपरागण से क्या लाभ होते हैं हमें और क्या हानियां हो सकती हैं। ठीक है, अब आपने स्वपरागण किसे कहते हैं जान गए हैं, देख लिया, समझ गए हैं स्वपरागण किसे कहते हैं। हमने स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन, क्या क्या आवश्यकता होती है वो भी देख लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं स्वपरागण से लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहली चीज है कि यह सरल होता है। भाई देखिए सरल इसलिए होता है क्योंकि ये देखिए पुष्प हमने इसे बना दिया है यहाँ पर इस तरीके से, पुष्प सरल होता है। हमने सरल क्यों कहा इसे, क्योंकि देखिए कोई मान लीजिए कि अगर आप नर युग्मक हैं, देखिए कोई आजकल के जमाने में ना, ये तो हमेशा से होता है कि कोई किसी की सहायता के लिए तैयार नहीं होता है कि नहीं। अगर आपके पास गांव में एक कहावत है कि नहीं, अपने नहीं तो सपने में भी नहीं, है कि नहीं। अगर आपके पास अपने पास नहीं है कुछ भी नहीं तो आप उसे सोचिए ही नहीं कि अपने नहीं है, कि सपने में भी मिलेगी, है कि नहीं। दूसरों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वही चीज पुष्पों में होता है कि नहीं। पुष्प देख लीजिए, मान लीजिए कि भाई ये द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, इसमें परागकण एक ही पुष्प में है और सरल है, यहां से यहां तक जाना। मान लीजिए कि ये पुंकेसर अगर बड़ा हो तो यहां से परागकण आसानी से यहां गिर सकते हैं, सरल है, आसान नहीं है। किसी दूसरे कीट की भी आवश्यकता नहीं होती ज्यादातर कि भाई आए कोई कीट हमें यहां से उठा करके यहां तक छोड़ दे, भैया बहुत आसान होगा तुम्हारे ऊपर, ये होगा वो होगा, ऐसी जरूरत तो है नहीं, है कि नहीं। लेकिन अगर आपको पर परागण करना है तब आपको दिक्कत होगी कि भाई अगर आप एक लिंगी हैं, आप नर युग्मक हैं, आपको यहां से मादा युग्मक तक पहुंचना, आप चल नहीं सकते तो आपको दिक्कत होगी। आप सोचेंगे कि कोई कीड़ा मकोड़ा आता और हम उसके पैर में चिपक जाते, उसका पैर पकड़ लेते, लटक जाते और वो हमें वहां तक छोड़ देता तो बड़ा एहसान होता, है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर स्वपरागण के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं है, या सरल होता है, मतलब उतना ज्यादा कठिन नहीं है कि कोई कीट आए फिर उठा करके उड़ा चिपक जाए ये फिर ले जाए वहां, ये सब इसमें उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ये चीज समझ आ गया। कम परागकण की आवश्यकता होती है, कम परागकण की, भाई देखिए क्योंकि परागकण बनेंगे, जितने परागकण बनेंगे उतनी ऊर्जा नष्ट होगी। भाई परागकण बनने के लिए आपने पिछले वीडियोज में पढ़ लिया है कि नहीं, उसमें टाइपटम बनती है, स्पोरोलिन बनती है, स्पोरोपोलिन परत बनती है, उसमें काई कोशिका क्या क्या बनता है और कितनी ऊर्जा लगेगी। आखिर वो ऊर्जा क्या होगी, जितने परागकण बनेंगे उतनी ऊर्जा लगेगी। मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में, मान लीजिए कि अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे, इतना समझ में आ गया ना कि जितने परागकण बनाओगे उतनी ऊर्जा की खपत होगी। पौधे को तो भाई नुकसान उठाना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपके पास कम परागकण भी हैं, थोड़ा सा भी हवा चला या फिर परागकण मान लीजिए ऊपर स्थित है तो गिर गए, तो एक भी परागकण गिर गया तो निषेचन हो जाएगा आराम से, है कि नहीं। लेकिन अंतर मैं आपको बताते चलता हूं पर परागण और स्वपरागण में। पर परागण अगर होगा तो अगर आप मधुमक्खी के पैर में चिपक गए तो जरूरी नहीं है कि ये आपको वहां तक पहुंचा दे, वो अपना काम करेगी। हो सकता है कि आप ये सरसों के पुष्प का परागकण हो सकता है उसको ले जाके आम के पुष्प पर छोड़ दे, मर जाएगा वो तो, है कि नहीं। मर जाएगा भाई, वो तो मर जाएगा, कहेगा हमारा तो यहाँ कोई काम नहीं था, तुमने हमें यहाँ लाके छोड़ दिया। तो इसलिए भाई ज्यादा परागकण की आवश्यकता होती है पर परागण में, लेकिन स्वपरागण में कम परागकण की आवश्यकता होती है, इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए ऊर्जा की खपत भी कम होती है। समझ में आ गया ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। शुद्ध वंशानुक्रम बना रहता है,
भाई एक चीज तो है, ये फायदा है, ये भी फायदा है कि जब दूसरा परागकण दूसरे पुष्प का यहाँ पर नहीं आएगा तो शुद्ध वंशानुक्रम बना रहेगा, मतलब ये पौधा जैसा है जैसे का तैसा बना रहेगा, है कि नहीं। तो क्योंकि भाई मान लीजिए अगर दूसरे पुष्प का परागकण यहाँ पर आता तो हो सकता है कुछ विभिन्नताएं आती, जैसे आपके उदाहरण के लिए अगर आप अपने घर की शादी कहीं और शादी को रहने देते हैं, कोई अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके घर में कोई नया आदमी आ रहा है बाहर से, ठीक है, उसको जापानी बोलनी आती है, जापानी आती है और आपके घर में किसी को जापानी नहीं आती, वह आदमी आके आपके यहाँ रह रहा है, तो आपको भी 90% चांसेस है कि धीरे धीरे आप भी जापानी सीख जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत आपके अंदर बदलाव आ जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर आप जैसे कि तैसे हैं, आपका किसी प्रकार के लोगों से कोई हेल मेल नहीं, आप मिलते नहीं, बात नहीं करते, तो आप जैसे के तैसे बने रहेंगे। कुछ लोग जैसे दुखी होते हैं, है कि नहीं, दुखी होते हैं तो वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, है कि नहीं, बातें करना बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें क्या होती, दिक्कत होती, वो वैसे के वैसे बने रहते। इसीलिए लोगों को बताया जाता है कि नहीं, तकलीफे में बातें करनी चाहिए। ये तो बात की बात है, हम यहाँ पर पढ़ा रहे थे, टॉपिक पर आते अपने, तो शुद्ध वंशानुक्रम बना रहता है भाई, उसी का परागकण उसी के वर्तिकाल पे गया, हर बार जा रहा बीज बनते जा रहा, जैसे का तैसा बीज बना है। छोटा है तो छोटे बीज होंगे, अगर बड़ा है बीज तो बड़ा बीज होंगे, और अगर पोषक तत्व ज्यादा है तो उसमें पोषक तत्व उतने के उतने बने रहेंगे, मतलब ना कोई कमी आएगी ज्यादातर, ना कोई गुण आएंगे उसके अंदर। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। शुद्ध वंशानुक्रम बना रहता है, मतलब उसके जो गुण होते हैं वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी समान बने रहते। समझ में आ गया। उसके बाद है पुष्प को मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मकरंद इंग्लिश में इसे नेक्टर बोलते हैं, नेक्टर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्टर अब सबसे पहले हम बता देते हैं कि होता क्या है। ये मकरंद आपको नया शब्द लग रहा होगा। मकरंद होता है, पुष्प क्या करते हैं कि कीटों को आकर्षित करने के लिए एक पोषणीय पदार्थ बनाते हैं। भाई कीट पुष्प पर क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें पोषक तत्व मिलते हैं, उन्हें भोजन प्राप्त होता है। पौधे इस बात को समझते हैं, वो कहते हैं ऐसे तो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी नहीं, हम जनन कर नहीं पाएंगे, हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि एक पोषणीय पदार्थ बनाते हैं जिसे मकरंद कहते हैं या नेक्टर कहा जाता है इंग्लिश में। तो कीट क्या करते हैं? कीट अपने स्वार्थ के पीछे आते हैं। ये देखो इनडायरेक्टली कैसे कीटों से अपना काम करवाते हैं। कीट आया, आ करके पुष्प पर बैठा, उसने पुष्प से क्या किया कि यहाँ पर देखते होंगे आप, लसलसा पदार्थ होता है, चिपचिपा होता है, उसको चूसते हैं तो ये परागकण भी उसके पैरों में जाके चिपक जाते हैं। अब चिपक गए तो ये जब कीड़ा या मधुमक्खी दूसरे पुष्प पर गई तो ये वहां तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर मान लीजिए पुष्प में मकरंद ना हो तो क्यों आए भाई? देखिए सब स्वार्थ होता है कि नहीं, सब लोग अपना फायदा सोचते हैं, भैया हमारा फायदा हो जाए। कुछ लोग ये बात भी सही है कि भाई सोचते हैं कि भाई इनका भी फायदा हो जाए, ऐसे लोग कम है। ज्यादातर लोग भैया मिलेंगे कि भैया हमारा फायदा हो जाए, दूसरे का हम नहीं जानते। लेकिन इस तरीके से समझ में आया ना कि ये मकरंद क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये कीटों को पोषण प्रदान करता है, वो इसी के लालच में आते हैं और बदले में ये लोग लेकिन ये अपना काम कर लेते हैं। तो यहां पर तो भाई परागकण को एक फूल से दूसरे फूल तक जाना ही नहीं है, दूसरे पुष्प तक जाना ही नहीं है। अब जब नहीं जाना तो ये मकरंद क्यों बनाएगा? जब इसको पता है कि यही हमारा ये परागकण है, भैया हमें यहीं तक पहुंचना है। ये तो हम किसी ने कभी हवा चली ना थोड़ी सी, तो थोड़ी सी हवा चलेगी और थोड़ी सी हम भी छलांग लगा देंगे, आराम से चले जाएंगे। छलांग मतलब कि हवा चली, मान लो ये गिर, थोड़ा सा भी ये हिलते डुलते फूल छू भी गया तो वो चिपक जाएंगे, तुरंत पकड़ेंगे इसको, है कि नहीं? तो इसलिए पुष्प को मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर बहुत कम मकरंद पाया जाएगा तो ऊर्जा की खपत नहीं होगी। तो ये एक लाभ हो गया, स्वपरागण से लाभ। समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं, विकास की संभावना कम होती है। हानियां, अब हम लोग हानियां देख रहे हैं। क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं स्वपरागण के?
ठीक है। पहली चीज है विकास की संभावनाएं कम होती है। जैसा कि हमने बताया कि भाई आपके गांव में घर में अगर कोई बाहर का आदमी आएगा या फिर आप बाहर जाएंगे तो क्या होगा, आप कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, कुछ गलत चीजें भी हो सकता है सीखेंगे, तो विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं क्योंकि इसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प पर जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो भाई परिवर्तन नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा, डेवलप कैसे होगा, है कि नहीं, ये चीज। तो विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं क्योंकि वही परागकण बार हर पीढ़ी दर पीढ़ी उसी पुष्प पर जाएगा जाएगा जाएगा, तो मतलब विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, इवोल्यूशन जिसे बोलते कम हो जाता है। उत्पादकता कम, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे नस्ल पुरानी होती जाती है वो उत्पादकता उसमें कम होती जाती है। हमने तो अपने गांव में देखा, आपने भी देखा होगा कि आपके घर पर कभी मम्मी से पूछना, अपने उनसे पूछना कि, या फिर आपने देखा होगा कि जो आम थे ना पहले इतने इतने होते थे, इतने इतने, देख अब वो आज के टाइम में वही पेड़ है लेकिन आम इतने हो गए। मम्मी बोलती हैं कि आपकी मम्मी बोलती हैं, बताती हैं भैया इसमें बहुत बड़े बड़े आम हो रहे थे पहले जब हम लोग आए थे यहाँ पर, अब आज वही आम का पेड़ है इतने छोटे छोटे आम देने लगा है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वपरागण हो रहा है कि नहीं। जब पर परागण होता है तो नए नए परिवर्तन आना शुरू होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। मैं ये बता रहा था कि उत्पादकता भी प्रभावित होती है, कम होती जाती है। भाई जितने बीज बनने थे, जितना फल बनना था उतने नहीं बनते, कम होते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। उसके बाद है विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं क्योंकि जब दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प का परागकण नहीं आएगा यहाँ पर तो कैसे विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। भाई जब आप दूसरे के संपर्क में आएंगे ही नहीं तो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो ये भी एक हानि हो गई। तो इस तरीके से इस वीडियो में अब ये पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर मैं अब इसको संक्षिप्त रूप से बताऊं कि स्वपरागण किसे कहते हैं तो अब आप क्या कहेंगे कि जब पुष्प उसी पुष्प पर के वर्तिकाग्र तक, जब एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं उसे स्वपरागण कहते हैं। अगर हमने अब आपसे पूछ ली कि भैया ये बताओ अच्छा कि जो स्वपरागण होता है उसके लिए क्या क्या अनुकूलन होना चाहिए, क्या क्या आवश्यकताएं जो होनी चाहिए, तो क्या बताना है कि भैया देखो अगर पुष्प द्विलिंगी होगा तब चांसेस रहेंगे कि स्वपरागण हो सके। अनून मिलिए पुष्प होना चाहिए, द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए, नर और मादा अंग समीप स्थित होने चाहिए, और क्या है समकाल पक्वता होनी चाहिए, मतलब नर और मादा भाग दोनों समान समय पर परिपक्व होने चाहिए। हमने कहा बहुत बढ़िया यार, तुम तो थोड़ी देर पढ़े नहीं और ये पूरा बताने लगे, लेकिन अब अच्छा हम तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। अब तुम हमें ये बताओ कि स्वपरागण से लाभ क्या होता है, और हमने इसे देखो ढक लिया, तब आप क्या बताओगे? तब फिर आप बताना शुरू करते हैं और बताते हैं भैया कि देखिए स्वपरागण सरल होता है, स्वपरागण सरल होता है, स्वपरागण में ज्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, और स्वपरागण के लिए किसी अन्य कारक पर अधिकतर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं होती, वंशानुक्रम भी वैसे के वैसे बना रहता है। तो ये कुछ लाभ हो गए। हमने कहा अरे यार तुम थोड़ी देर देखे और मारे गए एकदम लोहा लाट हो गए, तुम तो पढ़ लिख के बराबर होकर दिए इसको। हमने आपको फंसाने के लिए फिर से पूछ लिया कि भैया बताओ हानि क्या होती है, क्या नुकसान होते हैं स्वपरागण से, तो आप क्या बताओगे? तो बताना है भैया कि विकास की संभावना कम हो जाती है। स्वपरागण होगा तो विकास की संभावना कम हो जाएगी, उत्पादकता में कमी आ सकती है, और उसके साथ साथ विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। समझ में आ गया? तो दोस्तों इस तरीके से इस वीडियोज में हमने स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं, स्वपरागण से क्या हमें हानि और क्या लाभ हो सकते हैं, हमने बता दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परपरागण के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परपरागण टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।